नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके, करंट अफेयर तथा इंग्लिश के जो भी वर्ड प्राप्त हुए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। आज यहां पे बात करें तो इंग्लिश के 7 से 8 वर्ड आपको प्राप्त हो गए हैं, जो यहां पे आप देख लेंगे तो अनुमान आपको लग जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रश्नों और आंसर के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। और आज यही शिफ्ट देख लीजिए, जितने भी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए ना दादा, सब बताए हुए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न आया था कि रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। अभी मैंने आपको ये जिक्र कर दिया था कि भाई फरवरी 2023 के अंदर 13 राज्यों के राज्यपाल को एक साथ तबादला किया गया। तो ये क्वेश्चन जब आने लगेगा ना तो धूम मचाएगा, आते ही रहेंगे, तो अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो इससे पहले ये झारखंड के राज्यपाल थे। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले जगदीप धनखड़ साहब किस राज्य के राज्यपाल थे। तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा रमेश बैस अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो आपका किसका स्थान लिए हैं रमेश बैस साहब, तो ये लिए हैं भगत सिंह कोश्यारी का जगह। महाराष्ट्र में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं ये एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे हैं, किस पार्टी से हैं तो शिवसेना से ही हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहले उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल चेंज हुआ। वर्तमान में बीडी मिश्रा साहब थे पहले। बीडी मिश्रा साहब कहाँ के बन गए तो लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन आ गए हैं, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आ गए हैं, पहले गंगा प्रसाद चौरसिया जी थे। झारखंड के सीपी राधा कृष्णन साहब बन गए हैं, पहले रमेश बैस थे। तो यही क्वेश्चन जो है आज पूछा गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद शुक्ला अभी वर्तमान में आर्लेकर साहब जो छत्तीसगढ़ में चले गए, तो इनका तबादला छत्तीसगढ़ कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश में शिव प्रसाद शुक्ला जी आ गए। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिश्चंद्रन चले गए थे, ठीक है। राजेंद्र आर्लेकर जो है ये आपका चला गया बिहार में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। असम में गुलाब चंद कटेरिया ये जगदीश मुखी साहब का स्थान लिए हैं। आंध्र प्रदेश में जस्टिस एस अब्दुल नजीर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन का स्थान लिए हैं। तो इस प्रकार से ये सीट मैं आपको दे दूंगा, इसे जरूर ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ के जो अनसुईया उइके थे अभी मणिपुर के जो है राज्यपाल है वर्तमान में, ठीक है। इनके अलावा ये जो आपका है फरवरी 2023 में 13 राज्यों के राज्यपाल का अदला बदली एक साथ किया गया था। ये बात मैंने आपको बता ही दिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। और ये राज्यपाल जो है किसी भी राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति का अनुभव या प्रयोग कौन करता है तो सीएम करता है राज्य के अंदर, और केंद्र के अंदर कौन करते हैं पीएम करते हैं। तो इसीलिए अगर जोर डाल के आपसे पूछे कि भाई केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति, और यहीं पे मैं लगा दूं कि भाई केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या वास्तविक मालिक कौन होता है तो प्रधानमंत्री कहिएगा। उसी प्रकार से राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो राज्यपाल, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान या फिर जो पावर का यूज करता है, इस लफ्जों में आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो फिर सीएम कहिएगा। उसी प्रकार से गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहिएगा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कह ले तो आप इल्तुतमिश कहिएगा, ठीक है। तो आंसर बदल जाता है वास्तविक लगते ही बहुत सारे चीजों का, है ना। इसके अलावा जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि भाई जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो भाई आदिनाथ है या ऋषभ देव है जो प्रथम तीर्थंकर थे, है ना। ऋषभ देव या आदिनाथ ये दोनों एक ही जन का नाम है जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म का। लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछ ले जैन धर्म का तो आप भगवान महावीर का नाम लेंगे जो 24वां तीर्थंकर थे, ठीक है। तो इस प्रकार के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है और बनते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 2023 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि कौन थे। भैया इसका पद्म अवार्ड भी देख लेना, है ना। तो भैया 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी, करंट अफेयर से आज से नहीं 5 महीने से पढ़ा रहा हूं। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और मैंने ये भी बताया था कि आप मेरे घर आओ मैं आपके घर जाऊंगा। तो अभी अभी मिस्र सरकार के द्वारा हमारे राजनेता को पुरस्कार भी
दिया गया है। साथ ही साथ ये जो आपका अतिथि सप्ताह मनाया गया था इस बार 2023 के अंदर, ये इंदौर में मनाया गया था और यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति आए थे, गुयाना। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब अगला बारी इसका भी है एग्जाम में आने का। इसके अलावा पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आए थे? तो डॉक्टर सुकर्णो जी आए थे। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में। आपसे पूछा जा सकता है कि किस गणतंत्र पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया इंडिया, है ना? तो भाई 2021 और 2022 ये 2 साल ऐसे रहे जिसमें कोई भी चीफ गेस्ट इंडिया नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो कोविड के कारण, कोरोना के कारण। ठीक है भैया। इसके अलावा जो पिछला यानी 2023 से पहले 2020 में आए थे, तो ये ब्राजील के राजनेता जायर बोलोनसारो जी आए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक फ्रेज यहाँ पे है ना, ईडियम है, हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट आपसे पूछा गया है, इसका मतलब होती है बहुत बड़ी समस्या। बहुत बड़ी समस्या को हॉर्नेट नेस्ट कहते हैं। हॉर्न्स ऑफ डिलेमा एक होता है, डिलेमा मतलब आप जानते ही हैं पजल होता है ना, तो उसी से बना लीजिएगा। रीडिल भी कह सकते हैं, रीडिल कह सकते हैं, पजल कह सकते हैं। ये सब क्या है भाई? तो ये जो है हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, दुविधा में होता है ना, असमंजस। इसके अलावा हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब क्या होता है भाई? कोई विकल्प नहीं होना, कोई विकल्प नहीं होना। इसका एग्जाम्पल अगर दूं तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लीजिए आप मैथ में बहुत तेज हैं, आप मैथमेटिक्स के अंदर बहुत तेज हैं, आपने इंटर पास किया, आपका मन है कि हम मैथ ऑनर्स करें, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, आप आर्ट्स विषय ले लेते हो और जो है नौकरी की तैयारी करने लगते हो। आपके अंदर क्षमता थी, कर सकते थे, लेकिन चॉइस नहीं है आपके मन में कि भाई आपको जो है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके गांव में एक ही स्कूल है, दूसरा स्कूल 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अपने पास इतनी साधन नहीं है कि हम जा आ सके, तो अच्छे विद्यार्थी होने के बाद भी उसी स्कूल में आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज ऑप्शंस चॉइस, कोई विकल्प नहीं होता है। इसके अलावा जायद फसल किस फसल के बाद किया जाता है? सब दिन बताते आए जायद फसल जो है रबी और खरीफ फसल के जो टाइम पीरियड रहती है, इसके बीच के जो गैप बच जाती है ना, जो खेत खाली रहती है, उसमें हम जायद फसल का जो है उत्पादन कर लेते हैं। ये भी बताया हूं कि जायद फसल कहां पे ज्यादा होता है? जहां पे नदियां वगैरह होती है ना, और उसके जो मैदान जब सूख जाते हैं किनारे, तो यहाँ पे जायद फसल काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी भी उस लायक से पाई जाती है, आधा बालू आधा चिकनी। ठीक है भैया, तो जायद फसल जो है ये आपका मार्च अप्रैल महीने में करा जाता है। जायद फसल के उदाहरण क्या है? तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, ककड़ी है, मूंग है, उड़द है। ये सब क्या है? जायद फसल के उदाहरण है। एक जायद खान हीरो भी है ना। इसके अलावा खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, यानी मानसून के आगमन पे धान की खेती आप लगा देते हो। दिस इज खरीफ फसल, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यही जो आधा अप्रैल और जून के शुरुआती सप्ताह तक का जो समय बचा, इसी टाइम पीरियड में जो है आपको जायद की फसल कर लिया जाता है। इसीलिए जायद की फसल कब होती है? तो मार्च अप्रैल में कहते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। अब रबी और खरीफ तो आप जानते ही हैं, जो बरसात के समय में होगा वो खरीफ, और जो कड़ाके के ठंडे में होगा वो रबी फसल होगा। जैसे मसूर हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। इसके अलावा जो आपका नगदी फसल है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको यह बताया है कि नगदी फसल, भले मेरे पास 2 ही कट्ठा खेत है, लेकिन जो नगदी फसल अगर मैं इस खेत में बोता हूं या उपजाता हूं, तो मेरा पहला उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। मेरा पहला उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। अगर व्यापार की सुविधा नहीं है तो उस एरिया में नगदी फसल कम होती है। आप आंख झलका के जरा देख लीजिए चारों साइड। ठीक है, तो नगदी फसल क्या है भैया? फसल कॉफी है, गन्ना है, केला है, संतरा है, कपास है, ये सब नगदी फसल है। इसमें जो है अपने उपभोग की लालसा कम होती है, बिक्री करने की लालसा ज्यादा होती है। इसको डिफाइन कर सकते हैं आप देसी लैंग्वेज में, ऐसा फसल जिसे व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, नगदी फसल है। अगला, सार्वजनिक संपत्ति लोक धरोहरों की रक्षा करना। कल ही अच्छे से समझाए हैं भैया कि रेलवे का स्टेशन जाके उसको जो है जो कुर्सी रखी है उसे मत तोड़िए, स्कूल जाइए तो स्कूल के दीवार को मत खरोचिए, अस्पताल जाइए तो वहां के टॉयलेट यूज करके जो है इसको मत तोड़िए, है ना, कोई चीज वैसे मत फेंक दीजिए। तो ये सब जो सार्वजनिक संपत्ति है, ये लोक हित के जो संपत्ति है, इनकी रक्षा करना आर्टिकल 49 हमें सिखाता है, जो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। डीपीएसपी का 36 से 51 भाग 4, है ना। इसके अलावा कहां से? तो आयरलैंड के संविधान से पधारे हैं, हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, अब आर्टिकल 44 सिविल नागरिक संहिता है, जो भारतीय स्टेट गोवा में
एनी टाइम एक्टिव रहता है। अनुच्छेद 39 से समान निःशुल्क एवं विधिक न्याय है। इनके अलावा ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 48 में पर्यावरण का संरक्षण है, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव या पृथक्करण है, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके 1976 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। इन्स एंड आउट्स आया है आपका, इसका मतलब क्या होता है भाई, एक एक विवरण समस्त विवरण होता है और इन्स एंड आउट पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है समस्त विवरण, ठीक है, ये होता है आपका इन्स एंड आउट्स। एक आपका बैग एंड बजेज होता है, गलती लिखा गया बैगज भाई, बैग्स एंड बेजेज। तो बैग्स एंड बेजेज जो होता है इसका मतलब होता है सभी महत्वपूर्ण सामानों के साथ, बोरिया बिस्तारा के साथ। इसके अलावा आपका एक नील्स बोर ने परमाणु की मॉडल कब दिया था या फिर नील्स बोर ने अपनी मॉडल कब प्रस्तुत की थी, तो ये आपका 1913 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी 1913 दिया गया था, यही राइट आंसर है। 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार जीता गया था साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि राइट के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम भारतीय हुए जो नोबेल जीते 1913 के अंदर ही गीतांजलि राइट के लिए, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, रिलेट से रिलेशन बढ़ती है भैया। इसके अलावा डाल्टन में परमाणु की खोज कब किए थे, 1803 में। डाल्टन के परमाणु खोज में क्या दोष निकल गई, तो इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, ये डिवाइडेबल नहीं है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई सारे माने 3 मौलिक कण की खोज हुई और इनके एंटी कण की भी बाद में खोज हुई, जैसे आप न्यूट्रिनो पॉली ने खोजा है ना, ये सब जो आपका न्यूट्रिनो है ये पॉली ने खोजा है। तो ये सब जो इनके एंटी कण वगैरह इनके बाद की कण है। लेकिन अगर परमाणु के 3 बेसिक भौतिक कण आपसे कहे तो यही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसको मैंने अल्फा बीटा गामा से रिलेट कर दिया था। जो निगेटिव होता है वो बीटा होता है ना, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलती है। जो पॉजिटिव होती है अल्फा होती है और जो गामा होती है इस पे कोई भी चार्ज नहीं होती है, ध्यान रहे, ठीक है। इसके अलावा जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में करा था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में तथा लाइव कोशिका, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में करा था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक है ना। तो भैया इनके खोज कर किए थे, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के बसियत से, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जो नोबेल पुरस्कार है वो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन देता है, यही पूछता है जनरली, तो आपको बताना है स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। सेंट्रल बैंक मतलब जैसे भाई हमारे देश का राष्ट्रीय बैंक क्या है, मतलब देश का बैंक क्या है, बैंकों का बैंक, या फिर भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा, आरबीआई। उसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी एक सेंट्रल बैंक है तो ऐसा नहीं कि यही बैंक का ब्रांच देता है भाई, नहीं। स्वीडन में अलग सेंट्रल बैंक है, जैसे अमेरिका में आप जाएंगे तो उनका राष्ट्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व बैंक है, इसी प्रकार से भैया। इसके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनके तैयार हुआ था। इसमें मात्र 63 ही तत्व थे, 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। इसके अलावा 2011 में मृत्यु दर कितनी थी, 7.1% जो है अधोशोषित मृत्यु दर को जो है ज्ञात करा गया था 2011 के अंदर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1000 बच्चे पे कितनी जो है बच्चे का डेथ हो गया जो 5 वर्ष से कम है, इसे शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। 2011 में यह आंकड़ा 1000 पे 55 था। तो आप लगा लीजिए 1000 पे 100 होता तो 10% हो जाता, 1000 पे 55 है तो 5 से कुछ प्रतिशत जो है आपका जो 5 भी नहीं है, हाँ सही बात है, 5% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके अलावा देश की कुल साक्षरता, देश की कुल 5.5% हो गया। देश की कुल साक्षरता 74.04% है। 2011 में पुरुष साक्षरता जो है ये आपका 82.14% है, 82.14 है ना। महिला साक्षरता 65.46, लिंगानुपात 943, जनसंख्या डेंसिटी 382 है ना। जनसंख्या 2 चरणों में करी गई 2011 में। 2011 में होने वाली जनसंख्या जो जनगणना जो है ये 15वीं जनगणना थी। पहली 1872 में हुई थी, लगातार 1881
1983 से हो रहा है। पहला मेवों के समय हुआ था, लगातार वाला रिपन के समय से हो रहा है। आजादी के बाद प्रथम 1951 में हुआ, अंतिम 2011 में हुआ, आगामी 2021 में होने वाला है। 2021 के जगह हम 2024 में प्रवेश करने वाले हैं, अभी तक डाटा रिलीज नहीं हुआ है। इसके अलावा आजादी के बाद प्रथम जनगणना बता ही दी। आजादी के समय देश की घनत्व कितनी थी, तो 117, और लिटरेसी रेट कितनी थी, लगभग 12 से 18%। वर्तमान में सबसे अधिक घनत्व बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 में डिग्रेडिकल ग्रोथ 17.64 रहा। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है 1084, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी की है, ये बात भी ध्यान रखना है। और सबसे अधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है इग्निमीनी, गलत है, इग्नोमोनी मीनी होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है। तो इग्निमोनी जो इस प्रकार से है, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी नहीं बोलते अरे ये बड़ा जो है ना ओछ आदमी है यार, ये बड़ा ओछ आदमी है, इस प्रकार से नहीं बोल देते हैं कि ये बड़ा ओछ है। जैसे आपने तीन दोस्त जो है, आपने चाय पीने गया, एक दोस्त ऐसा फिराक में रहता है कि चाय जो है धीरे धीरे खत्म करेगा, ये आप बीती बता रहा हूं भैया, है ना। एक दोस्त ऐसा होगा कि चाय एकदम धीरे धीरे खत्म करेगा, क्योंकि पहले पी लूंगा तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसकी जो है मन में क्या उठता है, बड़ा ओछ विचार का आदमी है, ठीक है। तो इसे इग्नोमी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा ई शक्ति पहले भी पूछा गया था। ई शक्ति नाबार्ड के द्वारा चलाया गया किससे संबंधित है, तो स्वयं सहायता समूह से। गांव घर में रहता है ना, जानकी स्वयं सहायता समूह, है ना, सीता स्वयं सहायता समूह। नुक्कड़ पे आप देखेंगे गांव घर में एक बोर्ड लगा रहता है, इस प्रकार के, इस पे लिखा रहता है ना। तो समझ जाइए कि इस समूह में, यहाँ पे जो है ये समूह चल रही है। इसमें महिला जो है पैसे वगैरह जमा करती है, बचत करती है भैया, है ना। स्वयं सहायता समूह, इसे गाँव घर में ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप। मेरी मम्मी खुद इसमें जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, स्वयं सहायता समूह को डिजिटलाइज करना, है ना। डिजिटलाइज होता है ना भाई, पारदर्शिता लाना। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे करा गया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे है, बंबई के अंदर है। और ये कृषि क्षेत्र में जो है वित्त मुहैया कराने वाला सबसे बड़ी संस्था है। वर्तमान में अध्यक्ष केजी साथ जी है, जो चिंताला साहब का स्थान लिए थे। कार्लस मैग्नस को कौन हराया, एक भी करंट ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ाया भाई। तो आर प्रज्ञानंदा किस कप में हराया था, FTX क्रिप्टो कप में कार्लस मैग्नस को आर प्रज्ञानंदा ने हरा दिया था। आर प्रज्ञानंदा को 2022 वाला अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और भक्ति कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंदा, इन दोनों को मिला है आपको चेस के अंदर। इसके अलावा कार्लस मैग्नस कहां के हैं, तो नॉर्वे के हैं। इंपोर्टेंट आपके CGL में जो एग्जाम अभी लेटेस्ट में हुआ है, इसमें पूछा गया था कि कहां का है। और कार्लस मैग्नस विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब हैं। मैंड मास्टर इनके किताब का नाम है, मैंड मास्टर इनके किताब का नाम है, विश्वनाथ आनंद साहब की किताब। भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, है ना, सुब्बा राव विजय लक्ष्मी, एस सुब्बा लक्ष्मी है ना, विजय लक्ष्मी। इसके अलावा वर्तमान में 83वें ग्रैंड मास्टर चल रहे हैं, तो आदित्य एस सामंत जो है ये 83वें ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्ट्रेंजर का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है भाई, अननोन मतलब होता है, देखिए स्ट्रेंजर आपके लिए परिस्थिति भी हो सकती है, परिस्थिति भी स्ट्रेंजर होता है, कोई लोग स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई जगह आपके लिए स्ट्रेंजर हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। स्ट्रेंजर का मतलब अनभिज्ञ हो जाता, जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, सीधे सीधे बात तो ये है ना। इनके अलावा टेट्टायम किस डांस का फॉर्म है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। इसमें ऑप्शन में भरतनाट्यम, कथकली, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है डांस थेयम, लेकिन बच्चे ने इसमें बताया है कि इसमें 3 इस प्रकार का था, कोट्टायम, कट्टायम, इस प्रकार से 3 थे। एक तो होता है जी आपका थेयम जो है ये केरल के मालाबार वाले इलाके में किया जाता है। तो जब केरल से संबंधित है और शास्त्रीय नृत्य को रिलेट कर रहा है तो कथकली में चला जाएगा, ये ना। इसके अलावा एक तो आपका होता है सादीर, एक होता है सादीर अट्टम, हो सकता है कि ये भी हो। सादीर अट्टम जो है ये आपका भरतनाट्यम का ही पुराना नाम है, सादीर अट्टम, ठीक है। एक थय्यम हो गया, एक सादीर अट्टम हो गया, ये 2 मिले मुझे। बाद बाकी बताइएगा कि इसका ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल ऑप्शन क्या था, तो मैं इसको जो है जवाब दे पाऊंगा। इनके अलावा किसी वृत्त की सबसे लॉन्गेस्ट कोड को क्या कहा जाता है, आपसे पूछ लिया है सबसे लॉन्गेस्ट कोड जीवा, तो उसे भाई व्यास कहते हैं। 2r होता है इसका, है ना, 2r हो जाता है ना। 2 बार जो है रेडियस मतलब डायमीटर। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में
किस तत्व का यह सिंबल है। ऐसा इन्होंने बताया कि कुछ सिंबल था जो अल्फा जैसे दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा था कि इसके किसका सिंबल है। ऑप्शन में टंगस्टन, रीनियम, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड इस प्रकार का दिया गया था। अब सिंबल नहीं है, चूंकि डी ब्लॉक में बहुत सारे तत्व हैं भाई। डी ब्लॉक आपको तो मालूम ही है, समूह 3 से लेके समूह 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। यहां पर जो नीला वाला आपको दर्शाया गया है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व हो जाते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व हो जाते हैं। अब इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों में भी कुछ लेंथेनाइड श्रेणी के हैं, कुछ एक्टिनाइड श्रेणी के हैं। यानी जो आप परमाणु क्रमांक के लगातार बढ़ते हुए क्रम में पीरियोडिक टेबल को सजाया गया है तो आप पढ़ेंगे कि अचानक जो है ये परमाणु क्रमांक यहां से गायब हो जाता है, क्योंकि कुछ कट के ये नीचे आ जाता है। जो नीचे आ जाता है इसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। तो डिपेंड करता है कि वो साइन क्या था, है ना भैया, वो साइन क्या था। क्योंकि इन्होंने एक टंगस्टन लिखा है तो भाई टंगस्टन के तो सीधे सीधे सूत्र होते हैं W, है ना, ये भी बता रखे थे मैंने। इसके अलावा सबसे बड़ा ये है कि डी ब्लॉक में कोई एक चीज का साइन होगा या फिर सूत्र दिया होगा जो बच्चे को याद नहीं है, खाली W ही इन्होंने भेजा है। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड भी भेजा है, उससे वो क्वेश्चन वाला अगर सिंबल होता तो काम बन जाता। फिलहाल यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से कुछ जरूर ले लीजिए, क्योंकि आए हैं तो बिना प्रसाद लिए थोड़ी जाओगे। 7 आवर्त 18 वर्ग कौन किए, मोस्ले किए। कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट नहीं, कल नहीं परसों प्रैक्टिस सेट के दौरान जितने भी वैज्ञानिक के नाम पे तत्वों का नाम रखा गया है, जनरली 99 के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने उन सभी को बता दिया है, क्योंकि आने वाले समय में यहां से खतरनाक क्वेश्चन डालेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो बता दिया था 91 धातु है, 20 अधातु और 7 उपधातु है। इसके अलावा 7 18 बता ही दिए, परमाणु क्रमांक पे आधारित है ना। समूह 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। 1 और 2 में क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। अंतिम वाले में इनर्ट गैस यानी 18 में, 17 वाले में हीलियम और 16 वाले में इसे कैल्कन कहते हैं। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पीला वाला दिख रहा है 4 3 7, यही आपको उपधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये है कुछ। इसके अलावा महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट से रक्षा किस आर्टिकल के थ्रू होता है। अब देखिए मुझे इसका ऑप्शन भी मिला है ना, 42, 43, 44, 45। अब मैं इस आर्टिकल को देखते हुए मैं तो 44 के साथ जाऊंगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या लगाए हैं। वैसे इसका आंसर 100% 44 ही होगा, क्योंकि 42 आर्टिकल में क्या है बताइए, काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति जो होता है ना, प्रेगनेंसी महिलाओं का, उसमें मदद करना। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, जो प्रोटेक्शन की बात है, और जो प्रसूति में कोई मदद करेगा ये सहायता की बात है, ठीक है। तो दोनों थोड़ी अलग अलग, थोड़ा विरोधाभास दर्शा रहा है, इसीलिए मैं 42 के साथ नहीं जाऊंगा। 43 जो हमारा आर्टिकल है ये भी नहीं होगा इसका, है ना, क्योंकि 43 में कहता है कि भाई जीवन जो है, जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर से जो है ये संबंधित है, सभी आदमी के लिए, सभी कर्मकारों के लिए इस प्रकार से जो है अवसर प्रदान करता है। तो मैं 43 के साथ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो 42 बता दिया, 43 बता दिया। अब रहा 44 और 45। 45 में मैंने बताया है कि संविधान के अंदर शिक्षा का जिक्र 3 जगह है। एक तो आर्टिकल 21 के ए में है, एक आर्टिकल 51 के ए के 11 में है, और एक आपका 45 में है। तो ये बालकों के शिक्षा से संबंधित है जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, है ना। तो भाई ये भी नहीं जाएंगे, तो एक ही बच जाता है 44। तो मैं ऑप्शन छांटन विधि से जो है यहां तक पहुंच रहा हूं। आपको भी ऐसे आना चाहिए एग्जाम में कि भाई कोई क्वेश्चन अगर जटिल अंदर से पूछ दिया तो मुझे जो है ऑप्शन छांटन विधि आना चाहिए, ठीक है। तो 44 होगा, है ना। इसके अलावा अगर फंडामेंटल राइट से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन उठा दे और फंडामेंटल राइट का आर्टिकल दिया हो तो बहुत हद तक आर्टिकल 15 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इनके अलावा आपको इम्पीसिबल का एंटोनिम पूछा है। भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परफेक्ट होता है, मतलब जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, फ्लोलेस कह सकते हो, फ्लोलेस कह सकते हो इसको, कोई भी त्रुटि ना हो, ठीक है। तो इसका उल्टा हमें पूछा है तो त्रुटि वाला देना है, तो इम्परफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, है ना। इसके अलावा फ्लोलेस हो गया तो फ्लोलेस तो हो गया त्रुटिहीन भैया। तो यही दोनों जो है इनका साइन हो, और भी सॉरी एंटो और कई सारे हो सकते हैं जिसमें त्रुटि वाला शब्द आता हो, है ना। मैंने नोट प्रॉपर, जो भी प्रॉपर इम्प्रॉपर हो सकता है ना। तो इस प्रकार से जो भी आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त 2023 और आज जो है आपका सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट के भी एग्जाम समाप्त हो गए। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही फायदेमंद साबित होगी, जैसा कि आज तक साबित होते आया है। और मैं आपको रिलेट करके याद करना सिखाता हूं, उस पर भी विशेष बल दें जो बच्चे नए हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि भाई एक चीज से कई सारे चीज सिखाऊंगा जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। अन्यथा किताब में तो दुनिया जहान सब है ना। तो आइए शुरू करते हैं भैया। पहला जो प्रश्न पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन किसके लिए शुरुआत की गई है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन जो है ये सबसे पहला अगर ऑप्शन में देखें तो आदिवासी हो सकता है। ये लोग जो है ये आदिवासी, इनमें कुछ क्राइटेरिया है कि भाई किनको किनको मिलेगा। ऐसे आदिवासी लोग जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है ना। तो ऐसे लोग इस मिशन का लाभ ले सकता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन, ठीक है। इसकी में अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, क्योंकि इसके ऑप्शन में अरुण जेटली साहब रहते हैं और भी 2-3 केंद्रीय मंत्री रहते हैं, है ना। इनके अलावा इस योजना में एंट्री अगर किसी को चाहिए, किसी को इसका फायदा चाहिए, तो उस लाभार्थी का उम्र क्या होना चाहिए दादा? 60 वर्ष या उससे अधिक। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यानी जो गवर्नमेंट जॉब की है ना, गवर्नमेंट जॉब की रिटायरमेंट की उम्र है, आफ्टर दैट ही ये चीज का लाभ आदमी ले सकता है। एक चीज और याद रखिएगा मेरे मित्र, ये जो अटल योजना है, ये अटल योजना में लाभार्थी का उम्र सीमा आपसे 2000 बार पूछा जा चुका है। श्री 2001 अगली बार आपके एग्जाम में हो सकती है, ठीक है। इनके अलावा अटल साहब का नाम ले लिए हैं, एक क्वेश्चन तो दागूंगा जरूर। 25 दिसंबर को अटल साहब के जन्मदिन पे भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले हमारे प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम दिन तक 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? आज मैंने यही पे इस पे पहले वाले बिना मतलब ही बता दिया था, पता नहीं सुनते रहते हैं। तो 63 तत्व थे भाई मेंडलीव के आवर्त सारणी में, ठीक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये 63 तत्व आपका आंसर हो गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में मात्र 63, जिसमें 7 आवर्त था। अब इसकी बनावट की बात हो रही है, तो तत्व की बात हो गई कि 63, अब ये बनावट की बात कर रहे हैं, तो जिसमें 7 आवर्त और मात्र 9 वर्ग था। इस प्रकार से जो आपका मतलब इस प्रकार से खड़ा रहता है, इसे जो है आपका मात्र 9 था इस प्रकार से। और जो ये कॉलम है, सॉरी रो है, ये 7 ही था। तो 7 तो आज के भी आवर्त सारणी में है आवर्त, लेकिन जो वर्ग हैं वो 9 से बढ़ के 18 हैं, जिसे हम आजकल रीड करते हैं, जो मोसले साहब ने बनाया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मोसले साहब, ठीक है। इसमें जो है आपका 118 ज्ञात तत्व हैं, 94 प्राकृतिक है और 24 आपका सिंथेटिक तत्व है, जिसे कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। मैंने एक क्वेश्चन और भी आपको बता दिया है अंदर जाके कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व ऐसे हैं जो गैस फॉर्म में विद्यमान है, तो गैस फॉर्म में मात्र 11 तत्व विद्यमान हैं, ठीक है। इनके अलावा एक चीज और कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेटल कितने हैं, नन मेटल कितने हैं और सेमी कंडक्टर कितने हैं आपके आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में, तो 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 जो है सेमी कंडक्टर कहिए या फिर इसे उपधातु भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसकी ईस्वी याद रखना बहुत जरूरी है। 1869 में होती है। 1869 से आपके और चीज बता देता हूं, थोड़ा सा आ जाइए। सबसे पहले सुएज नहर का निर्माण होता है। सुएज नहर का जो निर्माण बन के तैयार हुआ ये 1869 में हुआ। लेकिन यहीं पर ये आपसे पूछ ले कि भाई बनना कब तैयार हुआ था सुएज नहर, तो 1859 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में। ये तीनों ही ईस्वियां सुएज नहर की हैं। इसके अलावा सुएज नहर की बात हुआ है तो कुछ दूंगा तो जरूर भैया। 164 किलोमीटर बनने के समय इसकी लंबाई आंकी गई थी। वर्तमान में इसके कुल विस्तारित एरिया की लंबाई 190 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। ये बात ध्यान रखेंगे। सुएज नहर
नहर रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। अगर आप महादेश की बात में करेंगे तो एशिया से अफ्रीका को अलग करने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। सुएज नहर का अधिकांश पार्ट कहाँ पे है? मिस्र में है, इजिप्ट में है। चलते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है, न्यूलैंडस ने अष्टक के नियम कहां तक लागू होता है? तो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। इस लाइन से हमने क्या सीखा कि अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंडस ने दिया। और न्यूलैंडस के जो अष्टक के नियम है, ऑक्टेव का लॉ है, वो कहां तक फॉलो होती है? तो कैल्शियम तक। क्यों? इन्होंने क्या बताया था कि भाई कोई भी जो तत्व है इस वाले नियम के अनुसार, तो मेरा ऐसा मानना है, ये न्यूलैंडस साहब की आवाज में मैं बोल रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जो 8वां तत्व आएगा इसकी प्रॉपर्टीज इसमें रिपीट होती है, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक तो सही चला, लेकिन उसके बाद ये वाली बात का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगला, गरबा किस राज्य में मनाई जाती है? कॉमन क्वेश्चन है। गरबा गुजरात में। ठीक है, यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। बिहार में नवरात्रि के अवसर पे झिझिया त्योहार होता है। बिहार में एक सामा चकेवा नामक त्योहार होती है जो दीपावली और छठ के बीच में होती है। इसका मतलब छठ भी बिहार में होती है ना? तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लावनी, तमाशा, रंगोली, कोली, फुगरी, लेजिम, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के हैं। देखिए, जो मैं 6 महीने से एग्जाम को रीड कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना, यहाँ का ज्यादातर त्योहार आया है। गुजरात और राजस्थान, यहाँ का ज्यादा त्योहार आया है। नृत्य में बात करें तो महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान और उस साइड पुवारी साइड का सब जो है नृत्य आया है ना। एक वीडियो मैं लाऊंगा झन्नाटेदार, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें रामबाण कर दोगे आप, कोई भी दिक्कत, कोई भी शिकवा गिला नहीं रह जाएगी, है ना भैया। लावनी, तमाशा, ये सब बता ही दिए। जिसमें जो है गुड़ी पाड़वा को याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र का नव वर्ष है। और शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, इन दोनों का बसाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर, पालीताना का जैन मंदिर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गिर नेशनल पार्क जहां पे आपको एशियाई शेर देखने को मिलेगा। कल ही मेरा मित्र वहां घूमने गया था। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कच्छ के रण, काठियावाड़ी प्रायद्वीप, ये सभी के सभी आपके गुजरात में स्थित है। गुजरात देखिए, जो हमारे यहाँ 9 तटरेखा वाला राज्य है, ये कौन कौन से भाई? गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये छोटकू गोवा है, फिर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये जो भी है हमारे तटीय राज्य 9, इसमें सबसे लंबी तटीय रेखा की लंबाई किसकी है? गुजरात की। और दूसरा सबसे लंबा तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुजरात सभी भारतीय, मतलब बता ही दिया। और सबसे छोटा तटरेखा की लंबाई किसकी है? गोवा की। ठीक है, इनके अलावा ईएमएफ का सिद्धांत किसने दिया था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिद्धांत जो है, 3 ऑप्शन थे, माइकल फेराडे, 4 थे, एक नहीं मिला था। माइकल फेराडे, न्यूटन, कोपरनिकस, है ना। तो ये आपका माइकल फेराडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोपरनिकस साहब ब्रह्मांड के नियम से संबंधित है, न्यूटन साहब गति के नियम से संबंधित है, शीतलन के नियम से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है। उसके अलावा आपके इंटर में एक कैलकुलस चैप्टर आता है मैथ के अंदर, है ना, जिसमें आपका 2 पार्ट रहता है, एक तो इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन, इस प्रकार से, है ना। तो भाई ये जो है आपका, है ना, dy/dx इस प्रकार से रहता है ना भाई, dy/dx इस प्रकार से, और एक आपका इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार से होता है ना। तो ये इसमें भी योगदान दिए थे न्यूटन महोदय, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। माइकल फेराडे ईएमएफ का हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके अलावा डाल्टन महोदय को परमाणु से जोड़ लीजिएगा, नील्स बोर को परमाणु से जोड़ लीजिएगा, ये सब जो है कुछ ध्यान रखें, है ना। रिवर्स रेपो रेट बहुत ज्यादा हो तो बाजार में पैसा पे क्या असर पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। सबसे पहले इसके लिए आपको रिवर्स रेपो रेट को समझना होगा, और मैंने आपको आरआर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सभी के सभी मैं बता चुका हूं। और ये भी बता चुका हूं कि ये कैसे हमारे अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करता है, सामान को महंगाई कम करने, ज्यादा करने में कैसे ये रोल निभाता है। ठीक है, आइए पहले यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न करना है, सिर्फ रिवर्स रेपो रेट पर ये एक चीज समझिएगा, उसका उल्टा कर लीजिएगा तो रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये क्या होती है कि मान लीजिए आपका अकाउंट है पीएनबी में, बच्चे की पसंदीदा बैंक पीएनबी, आराम से खाता खुल जाती है ना। और ये आपका आरबीआई, ये क्या है भाई? आरबीआई जो है हमारा सेंट्रलाइज कर का ये अपना केंद्रीय बैंक है। क्या आरबीआई में किसी का खाता खुला है आज तक?
तो नहीं भैया, आरबीआई में किसी का खाता नहीं खुलता है। ये जो है एक पंजीयन के तौर पे, यानी सभी बैंकों का जो है आप एक का अभिभावक कह सकते हैं, है ना, जो भी कमर्शियल बैंक है ना। तो भाई ये जो है पीएनबी, ये रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या करेगा, अपना पैसा इसमें जमा करता है। एक लिमिट होता है, ये तय कौन करता है, तो आरबीआई ही तय करता है। उससे कम नहीं जमा कर सकते, ज्यादा जमा कर सकते हैं। ठीक है भैया, वो होता है ना कि भाई आपने 150 रुपया से कम मासिक जमा नहीं कर सकते, आप चाहो तो 1.5 लाख भी कर सकते हो मासिक अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो ऐसे ही तो ये एक रिवर्स रेपो रेट दे रहे हैं, इसको जमा करना होता है पीएनबी को इस आरबीआई के अंदर, है ना। और इस जो जमा है, मान लीजिए एसबीआई ने 1000 रुपया जमा कर दिया। अब एसबीआई बैंक के लिए 1000 बोलेंगे तो हमको लगता है इसका तो डस्टबिन का भी खर्च नहीं निकलेगा, है ना भैया। फिर भी समझने के लिए 1000 रुपया इन्होंने जमा किया। अब इस 1000 रुपये पे आरबीआई क्या करता है, इनको इंटरेस्ट देता है। किसको, पीएनबी को, ठीक है। ये पीएनबी रखा है हमने, एसबीआई ने रखा है ना। तो पीएनबी को इंटरेस्ट देता है। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है वहां पे थोड़ा चलिए, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है तो बाजार में पैसा पे क्या असर पड़ेगा। अब भाई इस पैसे पे, इस 1000 रुपये पे आरबीआई टैक्स जो है, अपना जो ब्याज है वो ज्यादा कर दिया है, तो इस स्थिति में पीएनबी क्या चाहेगा कि मैं अधिक से अधिक पैसा इन्हीं को दे दूं, आरबीआई को, ताकि मुझे अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त हो। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, लोगों तक लोन पहुंचना कम हो जाता है और बाजार में मुद्रा क्या होगा, कम हो जाएगी, है ना। तो भाई इकोनॉमिक्स में टर्म लगते हैं सीधे, अर्थ निकलते हैं उल्टा, ठीक है, ध्यान रहे, है ना। तो इसके अलावा ये सब तो मैं बता ही चुका हूं, रिवर्स रेपो रेट ये सब कौन बनाते हैं, आरबीआई बनाते हैं। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में और राउरकेला में, ठीक है। देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये दोनों भी स्टैटिक्स फॉर्म से याद रखें, क्योंकि यहाँ पे खेला हो गया हॉकी वर्ल्ड कप, छोटा मत समझिए, आने वाले समय में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम ध्यान रखेंगे अलग अलग से, है ना। वो विजेता कौन रहे इस प्रतियोगिता के, जर्मनी, और रनर्स अप कौन रहे, तो आपका बेल्जियम रहे हैं। इसके अलावा अब कुछ हाल फिलहाल में हुए खेल कहां कहां पे हुए जरा देख लेंगे। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में हुआ है। भारत को कितने गोल्ड मिले थे, 4 गोल्ड मिले थे। चारों खिलाड़ी का नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन। इनके अलावा एशियाई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां पे हुआ, कजाकिस्तान अस्ताना में, यहाँ पे पंघल वगैरह ये सब जो है पदक जीते हैं। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 अमेरिका के ओरेगन में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना कहां पे, कतर में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 सबसे 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, भारत का पोजीशन चौथा, कहां पे हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के प्रथम नर्तक बने जिन्होंने 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त किया था। तो उड़ीसा ओडिसी नृत्य के लिए प्रथम बार जो है आपका पद्म विभूषण 2000 में खर्च किया गया गुरु केलुचरण महापात्रा के ऊपर, ठीक है, तो इन्हें मिला था। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा जो है ये आपका भुवनेश्वर के अंदर सृजन नामक एक डांस स्कूल खोला, जिनके अंदर आपका ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। एक बार चलेंगे जरूर। इनके अलावा ओडिसी नृत्य में सोनल मानसिंह को 2003 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया, जो सबसे कम उम्र के डांसर या नृत्यांगना है जो पद्म विभूषण प्राप्त करी है। 2023 में तबला के सुप्रसिद्ध वादक जाकिर हुसैन साहब को भारत रत्न दिया गया है। और इनसे जो है क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, जैसे अभी पूछा गया था कि मुलायम सिंह यादव को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया। मणिपुरी नृत्य के गुरु विपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब आपके सामने ये लिस्ट है जो पद्म विभूषण इस बार बांटे गए हैं, करंट वाला, तो देख लीजिए। इसमें मैंने कल ही बात कर लिया था, तो चलते हैं सीधे आगे। इसके अलावा एक चीज जरूर याद रखेंगे, जो इसमें जो महाल नविस है ये बचा हुआ है, आने वाले एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। महाल नविस ये जो है मेडिसिन के सेक्टर से हैं, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और ये आपका ओआरएस वाला जो घोल होता है ना, उसके विषय में जो अपनी राय मशवरा दिया था। इनके अलावा भारतीय संविधान में आपातकालीन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है। भैया हमारे पास जो है 3 आर्टिकल है जिससे आपातकाल जो है हम लागू करवाते हैं। वैसे जो है 352 से 360 आप डायरेक्ट भी इन्हीं से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पार्टिकुलर है, अगर हो सकता है कि पार्टिकुलर में तो या फिर चेन के क्रम में दिया हो कि 352 से 360, तो ऑप्शन डिपेंड करता है। लेकिन आपके 3 जो है आपका आपातकाल लागू करने वाले आर्टिकल है। एक तो 352 है, इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। एक हमारा 356 है, जब किसी राज्य में संवैधानिक ढांचे के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रहा हो तो उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तो उस राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 360 वित्तीय आपात, राइट।
इसके अलावा ये जो आपातकालीन व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया और कहाँ रखा गया है, तो ये हमारा आपातकाल की आपने आर्टिकल देखा 352, 356, 360 से भाग 18 में रखा गया है और ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। 352 में क्या है भाई, राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है, जो इंडिया में आज तक नहीं लगी है। वित्तीय आपात आंतरिक मामले की गड़बड़ी के आधार पर देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा, बच्चे जैसे ही देखा पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा, फटाक से जो है ये जो पहले लगा था वही मार देते हैं। लेकिन ये वाला शब्द पढ़ना आप ना भूलें, आंतरिक मामलों के गड़बड़ी के आधार पे ये जब पूछेगा ना तो आंसर 1975 देना, ठीक है भैया, 1962 मत दे देना भाई, 1975 ही देना। क्यों पता है क्यों, जब इंदिरा गांधी के समय बहुत सारे उथल पुथल हुए है ना, इसीलिए इसे आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उन्हीं के समय देश में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पे यानी अपने ही घर में गड़बड़ी के आधार पे देश में आपातकाल घोषित किया गया था। आपातकाल जनरली कैसे घोषित होता है, जब कोई आक्रमण हो जाए विदेशी, है ना, या फिर कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए तब होती है, लेकिन यहाँ पे हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और 1975 से आप याद रख सकते हैं कि सिक्किम जो है इनको राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 22वां राज्य बना था, है ना, जिसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा है कि क्वेट्स स्मॉल फाइनेंस की स्थापना कब हुई। भैया स्मॉल फाइनेंस मैक्रो वाला, है ना, तो ये जो है आपके लोन मुहैया कराता है, छोटे छोटे वित्त प्रदत्त आपने लिखा देखा होगा ऑटो के पीछे, है ना, तो ये सब कहां से आते हैं, है ना। तो ये जो इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस है ये 2016 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मद्रास में है, चेन्नई में है। इनके अलावा एक एयू स्मॉल फाइनेंस आपके आने वाले शिफ्ट में ये मेरे तरफ से रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस की स्थापना 1996 में हुआ था। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। एक बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की चर्चा कर लीजिए। यहाँ पे बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इसलिए इंपोर्टेंट है कि इसके संस्थापक ही इंपोर्टेंट है, मोहम्मद यूनिस, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ऑप्शन के अनुसार वेम्बनाड झील सबसे वैसे भी है। केरल में सबसे बड़ी झील है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, उड़ीसा के अंदर है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई रामसर साइट में सबसे पहले उड़ीसा झील को ही शामिल करा गया था। भारत में मीठे पानी की झील जो बुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में है और ये कैसे निर्माण हुआ है, तो प्लेट टेक्टोनिक से बना हुआ है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से बना हुआ है। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की है कैस्पियन सागर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, यूएसए और कनाडा में, है ना। देखिए जो यूएसए और कनाडा है ना, वहां पे कई सारे झील जो है, जो झील के मास्टर हैं सब वहीं पे हैं। बूढ़ा झील जैसे मिशिगन झील का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा ईरी झील भी है एक, है ना। इसके अलावा ओरेंटियो झील है। इस प्रकार से ये सभी के सभी उधर ही मिलेंगे आपको। इसके अलावा झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, लिखा नहीं, लिम्नोलॉजी, क्या कहलाते हैं, लिम्नोलॉजी कहलाते हैं झीलों का अध्ययन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अजमेर सिंह को किस खेल से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, आप लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। अजमेर सिंह धावक है भाई। अजमेर सिंह 1966 में एशियाई खेल में भारत के लिए गोल्ड पदक प्राप्त किए थे भाई, है ना। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आया भी हो। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, वो क्वेश्चन सस्पिशियस था भाई, बाद बाकी सभी आए हैं तो चिंता न करें। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण ये भी बता दिया था, शाहजहां ने करवाया है। लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया, औरंगजेब ने, ये दिल्ली की बात हो रही है। हुमायूं का मकबरा बेगा बेगम ने करवाया, जो प्रथम मुगल गार्डन मकबरा था। शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया, जो श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग और निशात बाग का कहानी आपने पढ़ा होगा। फतेहपुर सिकरी मुगलों का प्रथम सुनियोजित शहर था, जो कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। इसके अलावा T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और जीता कौन, तो जीता आपका इंग्लैंड। और रनर अप कौन रहे, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान उपविजेता है, तो ऐसे श्रेणी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, एशिया कप 2022 के विजेता श्रीलंका और उपविजेता पाकिस्तान रहा था। अब T20 मेंस कप वर्ल्ड कप की ओरिजिनेट कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, 2007 में, पहला विजेता भारतीय है। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में। आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में। याद कैसे रखोगे पता है, एक बार पुरुष आगे एक बार महिला आगे। देखिए T20 वाला में क्या हुआ, पुरुष आगे हुआ,
कि 2007 में स्टार्ट करा लिया गया है ना। और जो बड़का वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला, उसमें जो है 1973 में महिला आगा और 1975 में पुरुष पीछा। तो भाई आपके 2-2 साल का डिफरेंस है ना। और छोटा वाला जो फॉर्मेट है T20, उसमें पुरुष आगे हैं, तो पुरुष तो हमेशा कमजोर है भाई महिला से, तो आप भी जानते हैं है ना। तो इसे आप जो है लॉजिक लगा के मतलब कर सकते हैं भैया, दिल पे मत लेना। T20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता साउथ अफ्रीका है। ये महिला वाली की बात हो रही भाई, और साउथ अफ्रीका में जो है इसके आपको ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, वेन्यू साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पे विजेता कौन रहे थे, तो आपका भारत विजेता रहे थे, और उप विजेता कौन है भाई, तो उप विजेता इंग्लैंड रहे थे। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन योजना 2023 का किससे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, इसमें मैं 80% हूं, क्योंकि 2-2 योजना तो नहीं पूछे जाएंगे। और जो पहला वाला आप योजना देखा, मान धन वाला, मान श्रम मिशन वाला, वो 100% है। फिर भी स्वदेश दर्शन योजना जो है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इनके अलावा निम्नलिखित में से जो है पानी की संग्रह की क्या विधि हो सकती है। एक ऑप्शन मिला पशुओं को पानी पिलाना, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, पशुओं को पानी हर वक्त क्या पानी पीता रहेगा है ना, तो भाई ये नहीं होगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है जो पानी को आप बचा सकते हो, या फिर जो है इसे अच्छे काम में लगा सकते हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है ना। इसके अलावा जो छत पे आपने पानी जो जैसे मान लीजिए छत यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं और ये पाइप को जो है स्टोर कर लेते हैं पानी को, और जो है गर्मी के दिनों में इससे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बढ़िया विकल्प है। इसके अलावा सिंचाई वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी एक पानी का है। इसके अलावा कोई पोल बोल्ट से क्वेश्चन आया था, इस प्रकार का मेंस पोल बोल्ट, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया है। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर लिंक काम नहीं किया तो टुडे एग्जाम डायरेक्ट आपको सर्च करना है, जिसमें टी कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल रहेगा, इसमें जो है ई कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे आइकन आपके कलाम साहब जो हैं यहाँ पे इमेज में दिखेंगे आपका डीपी में, तो वाला ज्वाइन कर लेना है, जिसपे 8,500 सब्सक्राइबर है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त 2023 और CHSL का एग्जाम था, थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद देती है और आगे भी देती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए थर्ड शिफ्ट में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब बीना से संबंधित है, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही हमारे चैनल का जो है पालनहारा है भैया, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2002 से 2007 तक के बीच हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। इनके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम सर को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अब देखिए जो मैन वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं हमेशा 4-5 आपको बताता हूं, क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा ये क्वेश्चन आ जाता है। एक तो आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आते हैं जी, एक आपको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया आते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन, कलाम सर, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन, के सिवन सर, ठीक है, जो इसरो के भूतपूर्व चीफ थे, वर्तमान में सोमनाथ साहब इसरो के चीफ हैं, ठीक है। इनके अलावा एक पूछा जाता है आपका जल मैन ऑफ इंडिया यानी वाटर मैन, तो वाटर मैन राजेंद्र, वाटरमैन राजेंद्र, है ना। इसके अलावा एक आपका पूछा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई, सलीम अली। सलीम अली जो है ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया है। एक आपसे पूछा जाता है वाटरमैन हो गया, बर्ड मैन हो गया, एक आपका टाइगर मैन पूछा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला है। कौन है, कैलाश सांखला है। तो इन 5 मैन को जरूर याद रखेंगे, बाद बाकी तो आपने पैडमैन भी देखा होगा, है ना, तो भाई ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बता दिए विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक जो है कलाम साहब का बायोग्राफी है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये इनसे जो है हमें सीख लेना चाहिए भाई, परिस्थिति से घबराना नहीं, सीखना है। इनके अलावा
जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है किसके किसके बीच हुआ था, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नवीन है आपके लिए, है ना। तो भैया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में हुआ था। इसका क्या परिणाम हुआ, तख्ता पलट हो गई दादा, है ना। जो सल्तनत है, सल्तनत ही समाप्त हो गई। 5 वंशों में आखिरी नवाबजादा कौन हुए, इब्राहिम लोदी। इन्हीं को हरा के बाबर जो है कौन से वंश ले आया, मुगल वंश ले आया। ये मुगल वंश कब तक इंडिया पे राज किया, 1857 तक, है ना। यहीं से समाप्ति मानी जाती है और यहाँ से टोटली अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, हमारा बागडोर। ठीक है भैया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी संभालता था, है ना। बाद में 1857 में जब इंडियन की हार हुई तो यहाँ के ब्रिटिश के जो राजा और रानी थे क्राउन, इन्होंने सोचा कि भाई इनकी इतनी हिम्मत कि ये इतनी बड़ा चढ़ाई कर देगा, तो आज इतनी चढ़ाई किया है, लगभग हम जीत गए थे भाई 1857 के विद्रोह में, लेकिन हमारे पास एक सुयोग्य ढंग से हम नहीं चले, इसीलिए हम जो है छिटपुट होके लड़े, इसीलिए जो है हमें हरा दिया गया, तो फिर भी हम जीते, है ना। तो उनको लगा कि भाई आज इतना तक पहुंच सकता है तो कल तो हमें पूरा भगा देगा, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया और मुगल वंश यहीं से समाप्ति मानी जाती है ना। क्योंकि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रहा तो तुम भी लो और हमको भी दो, थोड़ा इनको भी देता था, थोड़ा खुद भी खाता था, ऐसे करके चला रहे थे। लेकिन जब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है ये नहीं है कुछ हो, आज जो शासक था बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ के रंगून ले गए बर्मा, तो कोई नहीं बचा, तो यहीं से समाप्ति माना जाता है ना। तो पढ़ो ऐसे कहानी बना के कि याद रहे सदा, 2 बजे रात में कोई उठाए तो बता दो भाई हाँ ठीक है। इसके अलावा पानीपत की द्वितीय लड़ाई ये 1556 में होते हैं अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन उस समय अकबर जो है बहुत छोटा हुआ करता था, है ना। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये मात्र 13 वर्ष के उम्र में कर दिया गया था राज्याभिषेक। कहां पर हुआ था, कलनौर में हुआ था। ये कलनौर कहाँ पे भाई, पंजाब के अंदर है। ठीक है, एक आपका पलासी इस प्रकार का है, कहाँ पूछा जाता है तो पलासी पश्चिम बंगाल के अंदर है। एक आपका जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी कौन है भाई, वो तो हरियाणा में है। और एक आपका जो जालियांवाला बाग हुआ था ये आपका कहाँ पे है, तो जालियांवाला बाग जो है ये आपका अमृतसर के अंदर स्थित है। तो ये सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। जो ऐतिहासिक स्थल है बक्सर तो बहुत फेमस है, बिहार में है। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अच्छा, अकबर के बारे में कुछ और जानकारी जरूरी है। अकबर को जो मुगल काल था उसके साहित्य काल का स्वर्ण काल, अकबर के रीजेंट बैरम खान, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करवाया था, अकबर ने जजिया है ना, ये सब जो है। इसके अलावा अकबर ने एक और चीज की है बहुत अच्छा, ये जो बिरबल माना था भैया, इनका क्या नाम है, बिरबल माने थे उसे, है ना, दीन इलाही के लिए इन्हें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है भाई अकबर का। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा भी बनाया था, बुलंद दरवाजा। ठीक है, अकबर के काल में जो है साहित्य फले फूले, लेकिन चित्रकार भी थे 1-2, है ना। तो चित्रकार ऐसा नहीं कि इसके काल में नहीं था, इनके काल में भी था। तो ये सब बात जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई थी। इसके अलावा इसमें मराठों के तरफ से कौन लड़ रहे थे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो मराठों के तरफ से जो है सदाशिव राव भाऊ जो है सेनापति के रूप में लड़े थे। इसके अलावा 1527 खानवा का युद्ध, ये कौन है भाई, बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा हारे थे इसमें, क्योंकि बाबर एक भी युद्ध नहीं हारा इंडिया के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। 1529 घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी या नुसरत लोदी। ये लोदी कौन है, मोहम्मद लोदी तो इब्राहिम लोदी का भाई है। ये दोबारा चढ़ाई करने को सोचा लेकिन सफल नहीं हुआ, है ना। और अगले ही साल बाबर जो है ऊपर चले गए, कहाँ, ऊपर भगवान के पास। बाबर 1994 में फरगना का शासक बना था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है, तो पहले इंडिया में ही दफनाई गई थी। लेकिन जब गुप्त सूत्रों से पता चला, यानी उनके लिखे पढ़ाई से पता चला कि भाई बाबर की इच्छा तो थी कि भाई इन्हें काबुल में दफनाया जाए, तब यहां से इसे खोद के फिर इन्हें काबुल में दफनाया गया। समझ रहे हैं, ये बाबर है ना। तो भैया पहले इंडिया में इन्हें जो है दफनाया गया था। सुपुर्द खाक कहा जाता है शायद उर्दू में, मुझे नहीं पता है, अगर कुछ गलत इसका प्रोनाउंसिएशन हो तो माफ कर देना भैया। हमें लगता है सुपुर्द खाक ही होता है, जो अंत्येष्टि होती है उर्दू लहजे में, है ना। और हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं, हिंदू लफ्ज में ये बोलते हैं कि अंतिम क्रियाक्रम। ठीक है, तो इन्हें पहले इंडिया में किया था, फिर बाद में उन्हें काबुल में जो है अंत्येष्टि किया गया, ठीक है, या फिर दफनाया गया। इनके अलावा
बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अच्छा, बाबर को कलंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि वह दानशीलता का भावना रखता था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड के सभी त्योहारों में सबसे बड़ी त्योहार है, और आपको जो है 100 बार से कम नहीं मैं बताया होऊंगा अपने एनालिसिस के दौरान। हालांकि ये बहुत दिनों पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जहां तक मुझे याद है, ग्रुप डी वाला एग्जाम जो पिछले साल हुआ था उसमें ये धूम मचाया था। इसके बाद इसे एग्जामिनर भूल गए, अब फिर से इन्हें याद किया है ना। भूली बिखरी एक कहानी, ये वाला गीत है ना। इसके अलावा झारखंड में फसल बुआई के समय कौन सा त्योहार, रोहिणी त्योहार मनाया जाता है। झारखंड में झूमर, कर्मा ये भी होते हैं, लेकिन ये झूमर और कर्मा ये झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो जट जटिन है, ये है तो बिहार का, लेकिन आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड में एक पेंटिंग है सोहराई खोबर, सोहराई खोबर पेंटिंग है, ये झारखंड का, इसे जीआई टैग भी मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। झारखंड में एक जगह है जादूगोरा, यहाँ पे आपको यूरेनियम मिलेंगे। इसके अलावा झारखंड में एक जगह है झरिया, हमारे गांव में एक आदमी का नाम भी है झरिया, तो झरिया जो है यहाँ पे आपको कोयला मिलेगा, कोयला। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो स्टील फैक्ट्री है तो ये तो जानते ही हैं। इनके अलावा छऊ नृत्य जो है ये भी झारखंड में मिलेगी। छऊ नृत्य जो है ओडिशा में भी मिलेगी, पश्चिम बंगाल में भी मिलेगी और झारखंड में भी मिलेगी। मैंने आपको पुरुलिया का छऊ, मयूरभंज का छऊ, इस सब के बारे में बता दिया है। इसके अलावा छऊ को हाफ क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। हाफ क्लासिकल डांस जो है किसे कहा जाता है? तो छऊ को कहा जाता है। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 है। मोहिनीअट्टम है ना, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, सतरिया, मणिपुरी है ना। इस प्रकार से जो है भरतनाट्यम, इस प्रकार से जो है कुचिपुड़ी, इस प्रकार से जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अच्छा बिहार में जट जटिन झिझिया छठ पर्व मनाया जाता है। कोई पूछे कि छठ पर्व कितने दिन, तो 4 दिन मनाया जाता है छठ, है ना। कौन कौन से भैया? एक नहाय खाय, इसे क्या बोलते हैं? नहाय खाय। ये पहले दिन जो है जो माता या फिर जो जेंट्स भी करते हैं छठ पूजा, ऐसा नहीं कि खाली लेडीज ही करते हैं। जिनको नहीं पता है, जो बिहार से हैं तो जानते ही होंगे। तो ये नहाय खाय होता है पहला दिन। दूसरा दिन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं दूसरे दिन को? दूसरे दिन को मेरे ख्याल से मेरे घर में भी होता है, देखिए। दूसरे दिन को जो सोझका खरना बोलते हैं, खरना है ना, खरना। और तीसरे दिन को बोलते हैं संध्या अर्घ, है ना, संध्या अर्घ बोलते हैं। और चौथे दिन को सवेरे वाली अर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिन की त्योहार होती है और दीपावली के 6 दिन की बात होती है। अच्छा, दीपावली को बात कर लिया हूं तो देखिए दीपावली के 15 दिनों के बाद है ना एक जगह और दिवाली होता है बनारस में, जिसे देव दिवाली कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। दशहरा भी 2 जगह का ध्यान रखना है आपको। एक तो कुल्लू दशहरा याद रखना है। तो कुल्लू दशहरा कहाँ पे होती है? ये हिमाचल प्रदेश से कुल्लू का सेब आपने बहुत खाया होगा। इसके अलावा एक आपका बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, जो सबसे अधिक दिन 75 दिन तक लगती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, बैलों का जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? सब दिन बताया भैया, किस त्योहार में मनाया जाते हैं ये बताया था भाई। तो पोंगल में मनाया जाता है। कौन से? पोंगल। पोंगल जो त्योहार है इसमें मनाया जाता है आपका जलीकट्टू। जलीकट्टू क्या है? मनोरंजन के लिए आयोजन की जाने वाली खेल है। इसमें क्या होता है कि बैलों का रेस होता है, यानी बैलों का कुछ ऐसा खाना पाना दे देते हैं उनको कि उनको जो है थोड़ा सा मस्ती छा जाती है और वो भागता है, फिर उसे पकड़ने यानी कंट्रोल करने का ये खेल होता है ना। मैं बाप रे बहुत रिस्की खेल है ना भैया, ये अपने बस की नहीं है। लेकिन होती है कहाँ पे होती है? तमिलनाडु के अंदर होती है। पोंगल त्योहार के अवसर पे जलीकट्टू खेल का आयोजन तमिलनाडु में की जाती है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु के मकर संक्रांति के समय की जाती है। मकर संक्रांति किस महीने में होगी भैया? तो 14 या 15 जनवरी को होगी, डेट फिक्स है, जनवरी के महीना। इसके अलावा मैंने बताया है कि पोंगल भी कितने दिन? 4 दिन। कौन कौन से पोंगल होते हैं? भोगी पोंगल, मुट्टू पोंगल, इस प्रकार से 4 दिन होते हैं। पोंगल के अंदर भी अलग अलग भगवान की पूजा होती है, सूरज की भी पूजा होती है पोंगल के अंदर। और पोंगल को भी हम फसली त्योहार के अंतर्गत ही रखते हैं। अब आपके सामने दिख रहा होगा हैप्पी मकर संक्रांति। तो भैया अलग अलग स्टेट में इनका अलग अलग नाम है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको यहाँ पे ये ड्रॉ कर दूं, क्या बोलते हैं इसको, जो है आपका नव वर्ष वाली,
तो नववर्ष वाली जो आपका यहाँ पे मैं दिखा दूं तो नववर्ष वाली, तो देखिए मेरे साथ नववर्ष वाला भी मतलब मिलाते चलिए। जैसे मकर संक्रांति में असम में बिहू, तो असम में बिहू ही होगा नववर्ष वाला, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल, तो तमिलनाडु में हम पोतांदू मना लेते हैं नववर्ष वाला, ठीक है। केरल में मकर विलक्कू, तो यहाँ पे हम बीसू मना लेते हैं नववर्ष वाला, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, तो यहाँ पे हम बैसाखी मना लेते हैं नववर्ष के अंदर। पंजाब हरियाणा में बैसाखी है, तो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार से जो ये उत्तर भारत ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो है आपका जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हम मकर संक्रांति ही कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो ऐसे आप याद इन्हें रख सकते हैं। गुजरात के अंदर उत्तरायण कहते हैं, और आपका जो हिमाचल प्रदेश होता है, यहाँ पे आपका माघ साजी के नाम से हम जो है मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खिचड़ी मकर संक्रांति को नहीं कहा जाता, नववर्ष को कहा जाता है। जरा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा भाई खिचड़ी, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन खिचड़ी एक त्योहार होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा आईसीसी T20 2022 में सबसे अधिक जो है आपका रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। इसके अलावा ये आपसे पूछा गया है कि आईसीसी T20 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है ना। तो आईसीसी T20 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी है ये आपका विराट कोहली है जी, है ना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन हुआ, इंग्लैंड, और उप विजेता कौन रहा, पाकिस्तान। मैंने एशिया कप बता दिया है, विजेता श्रीलंका रहा था और उप विजेता अपना पाकू रहा था, पाकिस्तान रहा था। गदर पिक्चर आ रहा है भाई 11 तारीख को, है ना, तो देखने जाना है कि नहीं बताइएगा। इसके अलावा विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये वाले जो टूर्नामेंट हुआ T20 वर्ल्ड कप 2022 पुरुष वाला इसमें, और महिला वाला हुआ है 23 में, तो ये सब तो मैं बता ही चुका हूं इससे पहले वाले शिफ्ट में, फिर से बता दूं, चलिए बता देते हैं। एशिया कप 2022 विजेता आपका श्रीलंका, उप विजेता पाकिस्तान। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2007 में स्टार्ट हुआ, वुमेन्स वाला T20 2009 में स्टार्ट हुआ। मैंने इसे रिलेट करना सिखाया है कि T20 में भी 2 वर्ष का अंतर है, और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप, इनमें भी 2 वर्ष का अंतर है। आप आराम से याद रख सकते हो, है ना। जो T20 है इसमें पुरुष प्रथम है, और जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप है उसमें महिला प्रथम है, ठीक है। तो महिला वाला T20 2007, पुरुष वाला 2009, महिला वाला वर्ल्ड कप 1973 और पुरुष वाला 1975। और शुरुआती 2 सेशन के विजेता कौन है, पुरुष वाला वेस्ट इंडीज, और तीसरा विजेता 1983 में हम ही बने थे, गुपच लिए थे, कपे छीन लिए थे, मतलब जीत लिए थे भाई। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता कौन है भाई, साउथ अफ्रीका। और कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में। ये गुपच शब्द कहां से आया पता है, गुपच कहां से आया पता है, लगान पिक्चर जो रहता है ना, लगान पिक्चर, तो एक कैच आता रहता है, कैच ऐसे बॉल गिरता रहता है, गुपच लो लाखा, इस प्रकार से बोलते हैं, तो वहीं से जो है याद आ गया था क्रिकेट के नाम से। इसके अलावा आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप 2023 ये जो है अफ्रीका में हुआ है, विजेता भारत रहा है, उप विजेता इंग्लैंड रहा है, और ये फर्स्ट एडिशन था, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार जो है तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा है, या फिर 3 आबादी वाला, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य पूछा है। देखिए लैंग्वेज क्लियर नहीं है, या तो थर्ड सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछ लिया है, या फिर 1 2 3 3 सबसे अधिक वाला राज्य का नाम पूछा है, तो फिर 3 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। आपके सामने ग्राफ है, ग्राफिकल मोड में मैंने आपको जनगणना पढ़ा दिया था, आगे का काम आप लोगों का है बंधु, है ना। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश की है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान हमारा बिहार का है, और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है, और 5वां स्थान आंध्र प्रदेश का है। हालांकि ये आंध्र प्रदेश वाली जो डाटा है अब कम हो जाएगी, क्योंकि भाई तेलंगाना अलग हो गया था, और ये जो प्रकाशन है ये 2011 का समय का है, ठीक है। तो यहां से आप इनको इग्नोर कीजिए, बाद बाकी आप 4 जरूर ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि कोई भी चीज आंकड़ा याद रखते हो, किसी का नाम याद रखते हो, तो अंतिम के साथ साथ सेकंड लास्ट भी याद रखो, है ना। आंकड़ा याद रखते हो तो पहला कम से कम 3 जरूर याद रखो, है ना, अंतिम 2 जरूर याद रखो। एग्जामिनर चालाक हो गए हैं, आपको एक से काम नहीं चलने देगा, है ना। इसके अलावा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, आज से बताते आ रहे जी, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुआ है। रक्षा विभाग से संबंधित है। ये जो ट्रेन में आजकल आप बायो टॉयलेट देखते हैं ना, बायो टॉयलेट,
ये आइडिया किसका है? डीआरडीओ ने ही सबसे पहले आइडिया दिया था, हालांकि लगवाया बाद में और कोई, लेकिन जो है आइडिया जो दिया था कि सबसे पहले डीआरडीओ ने ही दिया था। डीआरडीओ का कई सारे टैंक है, अर्जुन वगैरह, है ना। इसके अलावा 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। डीआरडीओ में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत साहब है। और इनके जगह किसके जगह लिए थे? तो जी सतीश रेड्डी साहब का जगह लिए थे, ठीक है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ साहब है। किनके जगह लिए थे? के सिवन साहब का जगह लिए थे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी के समय। इसका मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु में। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। एक इरडाई है, ये भी आएगा भूले भट्ट के एग्जाम में। इरडाई क्या होता है? बीमा क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी स्थापना कब होती है? 99 में होती है, लेकिन अपनी सारी फैसिलिटी 2000 से स्टार्ट करता है। तो आपके ऑप्शन में या तो 1999 रहेगा या 2000 रहेगा। मुख्यालय कहां पे है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में क्या क्या है भाई? चार मीनार भी है। हैदराबाद में क्या क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान है हैदराबाद में, है ना। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं। मूसी पश्चिमी घाट की नदी है, पश्चिमी घाट की नदी नहीं होगा मूसी, ठीक है, ये इसको हटा दीजिएगा, कोई मूसी नहीं है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। चार मीनार है, पोषण संस्थान है, ग्रामीण संस्थान है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, और कुछ है क्या हैदराबाद में? बिरयानी है ना। इसके अलावा भैया किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रांत में विधायी शक्तियों को विभाजित किया गया? तो भाई किस अधिनियम जो है प्रांत में के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन जो है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में करा गया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 35 जो है, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको भारत के संविधान के बारे में पूछ ले क्वेश्चन कि सबसे अधिक तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो आपको बता देना है कि भारत सरकार 1935 से लिया गया है। यूं कहे तो 60% से अधिक तथ्यों को एज इट इज जो है यहां से लिया गया है, ठीक है। और बहुत सारे देश से भी हम लिए हैं, फिर भी सबसे ज्यादा यहां से लिए हैं। तो ये बात तो मैं पहले समझा चुका हूं। तो इसका आंसर जो है 1935 हो जाएगा। मॉडले मिंटो सुधार आती है 1909 में। इसमें सांप्रदायिक चुनाव होती है ना, कि भाई इस्लाम धर्म के लोग अलग चुनाव करेंगे, हिंदू धर्म के लोग अलग चुनाव करेंगे, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका, ये जो है आपका केंद्र में जो द्विसदनीय विधायिका है, राज्य में भी द्विसदनीय विधायिका होता है आपका, विधान परिषद और विधानसभा। तो ये जो फैसिलिटी है ये कहां से आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 से आया, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इसी के तहत जो है जो हमारा पूर्वा वाला पार्ट है म्यांमार, उसको हम अलग कर दिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हमारे संविधान का जो मान लीजिए कि एग्जैक्ट कॉपी है, तो यही मैं लिख लिया हूं अपने भाषा में, बात बाकी और कुछ नहीं है ये, जिसके जो ज्यादा चीज लिया गया है संविधान में, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है ना। ये सभी प्रश्न जायसवाल साहब दिए हैं। शुभम जायसवाल बनारस के रहने वाले हैं भाई, है ना, बनारसी बाबू। वर्तमान में भारत में 19 रेलवे जोन है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका सबसे जोन है लेटेस्ट, थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसके अलावा थोड़ा सा जोन का बात कर लेते हैं। देखिए इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने जो है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत करके आया है। कोई बात नहीं भाई, आप कितना भी ब्रिलियंट रहो, एग्जाम के प्रेशर में एक आध क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत तो होगी, ये मैंने भी फील किया है। और इसी पे तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक टीचर के जैसे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको तो इसी के जैसे पढ़ा रहा हूँ कि आप क्या क्या फेस करते हो एग्जाम के अंदर, क्या क्या प्रश्न आती है, क्या क्या आ सकती है, यही तो दिखा रहा हूँ, है ना। तो गलत हो गया था, उनसे बोल रहा था मेरे से गलत हो गया है ये वाला क्वेश्चन, ये दिल्ली वाला तो ये इनका जो लॉजिक है ना, इसमें मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। ये बोल रहे थे कि दिल्ली से सारे काम होते हैं, तो मुझे लगा ये सेंटर में होंगे, तो मैंने इसे सेंट्रल रेलवे मार दिया है ना भाई। तो थोड़ा गलत हो गया इनका भैया का, है ना। तो ये दिल्ली वाला जो है ना, ये आपका उत्तर रेलवे में आ जाएगा। जो झांसी आगरा इलाहाबाद है, ये आपका एनसीआर में आ जाता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, पूना है, नासिक है, पूना हो गया, नासिक हो गया, भुसावल हो गया, सोलापुर हो गया, नागपुर हो गया, ये सभी आपका सेंट्रल रेलवे में आ जाता है। वेस्टर्न रेलवे में गुजरात वाले पार्ट आ जाते हैं। तो ये सब जो है आपको थोड़ा बहुत नजर फिरा लेना है भाई। इनके अलावा भारत में सिविल सेवा का जनक कर्नावालिस को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। राज हड़प नीति भी डलहौजी ही किया था। सती प्रथा का अंत अच्छे काम किए थे, इसीलिए से लॉर्ड कहना पड़ेगा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में करे थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कैनिंग था, है ना, लगातार वाला, सॉरी 18 सिपाही विद्रोह वाला। लगातार जनसंख्या करने वाले गवर्नर रिपन थे। कब? 1881 में जनगणना वाला बात हो रही है। वर्नाक्युलर प्रेस
एक्ट लीटन थे, कब? 1878 में, है ना। राजधानी ट्रांसफर गवर्नर चेम्सफोर्ड थे, कब? 1912 में, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक मिनट, यहाँ पे गलत है, एक सेकेंड, गलत है, पकड़ लिया। राजधानी ट्रांसफर होने के समय जो है ये गवर्नर चेम्सफोर्ड नहीं होगा, हार्डिंग कर लीजिएगा, हार्डिंग, है ना। जाएगा कहाँ, हार्डिंग कर लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड में, असहयोग आंदोलन, है ना, ये सब जो है चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, इसे हार्डिंग कर ले। जब राजधानी परिवर्तन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911-12 में, तो उस समय जो है गवर्नर थे हार्डिंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का पालन करते हुए बहती है? नर्मदा और ताप्ती, आपके ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक अवश्य होगा। बताइएगा क्या था ऑप्शन में। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से होती है, जो कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। इसके अलावा इस पर ओमकारेश्वर, नर्मदेश्वर, सरदार सरोवर परियोजना जो है स्थित है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ये उल्टा दिशा में बहता है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। ये प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहेगा तो गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, ये इसी नदी के मतलब किनारे पे अवस्थित है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, कभी ना कभी आपके एग्जाम में छप जाएगी, है ना। इसके अलावा ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। इसे और क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये भारत के साथ साथ किस और देश में है? बांग्लादेश में। यहाँ पे क्या मिलता है? एशियाई रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर मिलेगा गिर में। देखिए फर्क है, डिफरेंस है लैंग्वेज में भाई। एशियाई शेर कहेगा तो गुजरात के गिर में जाओगे, है ना, और रॉयल बंगाल टाइगर कहेगा तो आप चले जाएंगे कहां पे? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की जंगल है? मैनग्रोव प्रकार की, ठीक है, ध्यान रखिए। इनके अलावा आर्टिकल 1 से पूछा है कि इसका क्या अर्थ है। अब देखिए डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन क्या क्या था, ठीक है, क्योंकि अब अर्थ पूछ लिया है। बच्चे ने ये भी बताया कि इसमें राज्य है, संघ है, ये चीज पहले ही लिखा था लैंग्वेज में। बात तो सही है भाई, है ना। तो आर्टिकल 1 में जो है ये राज्यों की संघ है, ये तो लिखा ही था, तो ये तो आंसर नहीं होगा उस प्रश्न के हिसाब से। ये सही है लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है जो पूछा गया है, ठीक है। तो भाई अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन जो है इससे रिलेटेड बात कर रहा है, जो इस पे सटीक बैठ रहा है, ठीक है। इस संघ के सभी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और भावी भविष्य में मान लीजिए कोई देश आ जाएगा, मान लीजिए चाइना का आधा पार्ट आ जाएगा कभी ना कभी, तो ये भी इसमें शामिल होगा। ये चीज बात जो है इसमें कहा गया है। इसके अलावा बजट का उद्देश्य पूछ लिया था, ऑप्शन नहीं है। 3 दिन पहले भी बताए हैं कि कोई भी बजट का क्या उद्देश्य होता है, जनरली मोटो क्या होता है। सबसे पहले होता है स्थायित्व प्राप्त करना, स्थिरता को मेंटेन करना। इसके अलावा बढ़ते हुए दाम में जो डायनेमिक गति से बढ़ जाती है उस पर अंकुश लगाना, और जो भी जनहित में बात है वो बजट वाली बात में किया जाता है। हालांकि सभी बातें पूरा नहीं होते हैं, है ना। इसके अलावा बजट शब्द का जो वर्णन है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसके जगह पे 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक शायद साइटोकिनेसिस प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आया है। कोशिका द्रव का विभाजन होता है ना। इसके अलावा सिंधु नदी का सहायक नदी शायद आया है, तो काबुल, चिनाव, रावी, ब्यास, झेलम। और गरबा त्योहार फिर से आया था क्या, बताइएगा ये ना, क्योंकि ये जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है ये रानी लेंका नाम है इनका, रानी लेंका, है ना। तो ये एक बच्ची है, इन्होंने ये क्वेश्चन दिए टेलीग्राम पे। तो मुझे लग रहा है कि गरबा क्वेश्चन शायद सेकेंड शिफ्ट में आया था, तो ये नहीं आया होगा, आ भी सकता है क्योंकि टीसीएस है। तो बताइएगा भैया, है ना। तो ये सब लास्ट के 2 क्वेश्चन थे कि नहीं, सिंधु नदी वाला और गरबा वाला। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है।